बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन और इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले सेशन में पढ़ लिया। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी इंशाल्लाह दे दूंगा। तो क्लासिफिकेशन अगर कार्बोहाइड्रेट की जाए तो ये हमारे पास क्लासिफाई किए जाते हैं तीन बड़ी कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड तो मोनो का मतलब है एक, सैकेराइड का मतलब शुगर। तो जो सिंपल शुगर्स हैं हमारे पास, जितनी भी सिंपल शुगर्स हैं उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोस, ग्लिसरल्डिहाइड, फलां यानी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है। अब इनकी खासियत है कि ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होंगे। उसके अलावा इजीली सोलूबल हैं पानी के अंदर ये हल हो जाते हैं, सोलूबल इन वाटर। और ये ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन्स में होते हैं और जब ये सॉल्यूशन के अंदर चले जाएं तो ये रिंग फॉर्म जो है उसको अचीव कर लेते हैं। पहले ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में होते हैं, लेकिन जब ये सॉल्यूशन में जाते हैं या एक्वस मीडियम में जाते हैं तो ये रिंग फॉर्म जो है अचीव कर लेते हैं, रिंग्ड फॉर्म। तो स्ट्रेट चेन से तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली एक्वस मीडियम ही है, तो सेल के अंदर जो है हमारे पास मोनोसैकेराइड जो है रिंग फॉर्म में होंगे। ठीक है। और ज़्यादातर जो चीज़ पाई जाती है सेल के अंदर या ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास डाइसैकेराइड की फॉर्म में होते हैं। तो दूसरी जो इसकी मेजर ब्रांच है उसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब है फ्यू यानी कुछ, और सैकेराइड का मतलब है शुगर। जब हमारे पास 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड अटैच हो, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड अटैच हो तो उसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल आएगा 2 के मिलने से, चाहे 2 मोनोसैकेराइड मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 5, इसी तरह 10 तक अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है जो 10 मोनोसैकेराइड के मिलने से बना है तो उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे जिसे हम कह रहे हैं ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगो का मतलब है फ्यू यानी चंद। तो कुछ जब सैकेराइड आपस में मिलेंगे तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड भी हमने पिछले सेशन में इसके बारे में कुछ देखा कि ओलिगोसैकेराइड बनते किस तरह से हैं। तो रिंग फॉर्म में जब हमारे पास मोनोसैकेराइड होते हैं तो ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और रिजल्टेंट कंपाउंड जो हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर तो हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो हम कहेंगे डाइसैकेराइड। डाई का मतलब है 2, डाइसैकेराइड। 3 मिलते हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 मिलेंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 मिलेंगे तो पेंटासैकेराइड, इसी तरह से ये चलता जाएगा डेकासैकेराइड तक। अगर इनके करैक्टरिस्टिक्स को देखें
तो ये लेस स्वीट होते ये भी मीठे हैं लेकिन कम मीठे होते हैं मोनोसेकेराइड के मुकाबले में, और सोलूबल हैं ये भी वाटर के अंदर, सोलूबल इन वाटर, लेकिन लेस सोलूबल हैं किसके मुकाबले में, मोनोसेकेराइड के मुकाबले में। तो अगर एग्ज़ाम्पल इसकी देखें तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल में आ जाएगा लैक्टोज, उसके अलावा माल्टोज के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा सुक्रोज, सेलोबायोज। तो ये हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और सेलोबायोज। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है डाइसेक्राइड की, जो कि किस कैटेगरी में आ रहा है, ओलिगोसेक्राइड में। तो ज़्यादातर हमारे पास जो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में होंगे, ठीक है। मोनोसेक्राइड की फॉर्म में कम होंगे, ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे सुक्रोज का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शुगर है हमारे पास। इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, जो हम शुगर जो है चाय में लेते हैं, और ये हमारे पास मिलती है हमें शुगर केन से, यानी गन्ने से। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है रिएक्ट कर जाता है एक फ्रक्टोज के मालिक्यूल के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास सुक्रोज बनता है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और यहाँ पे कार्बन नंबर 6। H OH H OH OH H H OH H H OH और H। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मालिक्यूल आ गया है। इसी तरह फ्रक्टोज जो है उसका मालिक्यूल हम देखते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ये है। तो यहाँ पे H2OH H2OH H OH H OH H OH। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज का मालिक्यूल आ गया। अब होगा क्या कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जो है ये एक ही ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों एक ही ऑक्सीजन को शेयर करेंगे। तो जब कार्बन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जो नतीजतन बॉन्ड बनता है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और पिछले सेशन में हम अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि अगर तो हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीजन वाली साइड पे मौजूद है कार्बन नंबर 1 की, तो ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है। और अगर इधर हाइड्रोक्सल ग्रुप पर हाइड्रोजन इसके ऑपोजिट है, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ है इस तरह से, तो ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये अल्फ़ा 1
2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फ़ा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक डाइसैकराइड आ गया। तो डाइसैकराइड की हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस है। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डाइसैकराइड इस्तेमाल होते हैं और ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं, यानी इनको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे माल्टोज अगर देखा जाए तो जितने भी माल्ट हैं हमारे पास उनके अंदर यही शुगर मौजूद होती है, माल्टोज। तो ये माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनती है, जिसे हम माल्टोज कहते हैं। उसी के साथ अगर हम लैक्टोज को देखें तो लैक्टोज हमारे पास ग्लूकोज और गलैक्टोज के मिलने से बनती है, ग्लूकोज और गलैक्टोज के मिलने से। माल्टोज जो है दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। उसके अलावा सक्रोज हमने देख लिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। और सेलोबायोज जो है इसके अंदर चूँकि बीटा 1,4 बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक, तो हमारी बॉडी जो है ये बीटा जो बॉन्ड है इनको तोड़ने की कैपेबिलिटी नहीं रखती, जिसकी वजह से हम जो है सेलुलोज को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसके अंदर भी बीटा 1,4 जो है बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो इसको हम पिछले सेशन में फर्दर यानी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना था इसके बारे में। तो ज़्यादातर जो है हमारे पास डाइसैकराइड की फॉर्म में सेल के अंदर ये शुगर पाई जाती है। आपने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल सुना होगा कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन शामिल था, यानी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच था प्रोटीन के साथ। ये जो कार्बोहाइड्रेट था हमारे पास ये बेसिकली डाइसैकराइड की ही फॉर्म में होते हैं, या हम कह सकते हैं ओलिगोसैकराइड होते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोलिपिड जो था इसमें भी ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था ये भी इसी फॉर्म के अंदर होता है, या हम कह सकते हैं ओलिगोसैकराइड की फॉर्म में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे पास डाइसैकराइड की। अब हम फर्दर चलते हैं पॉलीसैकराइड्स की तरफ, जो कि इनकी थर्ड मेन कैटेगरी है। और हमारा आज का टॉपिक भी जो है मेन यही है, पॉलीसैकराइड। जब काफ़ी ज़्यादा डाइसैकराइड आपस में मिलना शुरू कर देते हैं और एक और मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस नतीजतन बनने वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि वो हमारे पास पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड हमारे पास टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस, और बहुत मुश्किल से सोलूबल होंगे पानी के अंदर, स्पेरिंगली सोलूबल इन हॉट वाटर, और वो भी गर्म पानी के अंदर सोलूबल होंगे अगर ये सोलूबल हों। इसकी तो इसमें क्या होगा कि फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक डाइसैकराइड मॉलिक्यूल है, या हम कह सकते हैं ये एक ग्लूकोज, ये अटैच होगा दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, वो फर्दर अटैच है किसी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, फर्दर अटैच है किसी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, फर्दर अटैच है किसी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो हैं मिलते जाएंगे, मोनोसैकराइड या डाइसैकराइड मिलते जाएंगे, और एक बहुत बड़ी लंबी सी चेन हमारे पास बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे ये हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बना है ये हमारे पास पॉलीसैकराइड है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मोनोसैकराइड या हम कह सकते हैं जो डाइसैकराइड हैं वो मिलते हैं और एक लंबी सी चेन बनाती हैं, जिसे हम पॉलीसैकराइड कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास है स्टार्च, ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये इसकी एग्जांपल है पॉलीसैकराइड की। उसके अलावा ग्लाइकोजन जो है ये भी
हमारे पास एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड की और सेलुलोज। सेलुलोज भी हमारे पास एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड की। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्च जो है ये कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं। काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, रिजल्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टार्च है। अब सवाल पैदा होता है कि ये पाया कहाँ पे जाता है। तो जितने भी फ्रूट हम खाते हैं, जितने भी फल जो हैं हम खाते हैं, वो बेसिकली स्टार्च होते हैं। जितने भी फ्रूट हम खाते हैं वो बेसिकली स्टार्च है। उसके अलावा फिग्स जो अंजीर हम खाते हैं, डेट्स जो खजूर हम खाते हैं, तो ये इनके अंदर अबंडेंटली जो है स्टार्च पाया जाता है। जी हाँ, हम कह सकते हैं इनके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आम हम खाते हैं उसके अंदर भी वो भी बेसिकली स्टार्च ही है। उसके अलावा अगर देखा जाए क्या कहते हैं इसे, ये किन्नू, माल्टा, ये सारे के सारे हमारे पास स्टार्च है। और ये हमारे पास मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स के लिए, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज को ही जो अजाफी ग्लूकोज है, प्लांट खुद भी इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, और जो अजाफी ग्लूकोज है उसको वो लिंक करता जाता है और लिंक करके उसे एक शक्ल दे देता है मैक्रो मॉलिक्यूल की, जो कि पॉलीसेकेराइड है, जिसे हम स्टार्च कह रहे हैं। और ये पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर। इसी फ्रूट्स को एनिमल्स खाते हैं और उनके लिए ये सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च को अगर देखा जाए तो स्टार्च हमारे पास बेसिकली दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं अमाइलोज और दूसरे को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। इसकी टाइप्स जो है हमारे पास 2 टाइप्स हैं। टाइप्स, एक को हम कहते हैं अमाइलोज, अमाइलोज, और दूसरे को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज जो है हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे स्टार्च हैं जो कि अनब्रांच्ड होते हैं और स्ट्रेट चेन में होते हैं। अनब्रांच्ड और स्ट्रेट चेन में होते हैं। उसके अलावा ये गर्म पानी के अंदर सोलूबल है, हल हो जाते हैं इन हॉट वाटर, गर्म पानी में। और अगर अमाइलोपेक्टिन को देखा जाए तो ये हमारे पास ब्रांच्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की, ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे पास, और ये गर्म पानी में भी सोलूबल नहीं है। तो ये अनसोलूबल हैं या इनसोलूबल हैं वाटर के अंदर, चाहे हॉट है और चाहे कोल्ड है। उसके अलावा स्टार्च को अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये हमें ब्लू कलर देता है। इट गिव ब्लू कलर, यानी जितने भी स्टार्चेज हैं ये हमें ब्लू कलर देंगे। किसके साथ, आयोडीन के साथ। जब आयोडीन के साथ इनको रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये हमें ब्लू कलर देंगे। तो ये था आपके पास स्टार्च। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें तो वो है हमारे पास ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ही जोड़ा गया है। तो एनिमल्स जब खाना खाते हैं तो उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाइजेशन के बाद और अब्जॉर्प्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। ये जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा आता है तो उनके जिस्म के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन जो है क्या करती है कि लीवर को हुक्म देती है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को वो ब्लड में से ले और उनको आपस में अटैच कर दे। तो जो रिजल्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल के मिलने से एनिमल के अंदर बनता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। इसी को, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, जैसे कि स्टार्च थी हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ग्लूकोज की, इसीलिए इसे हम कह देते हैं कि इट इज़
एन एनिमल स्टार्च। एनिमल्स की जो स्टार्च है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। और ये ही ग्लाइकोजन जो है हमारे पास अचीव होती है हमें किससे, जब हम स्टार्चेस लेते हैं प्लांट से, उसी ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं और एक नई फॉर्म, नई पॉलीसेकेराइड में चेंज कर देते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोजन। अब ये था जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। अब ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, यानी अगर हमने रोज़ा रखा है, फास्टिंग की है, तो एक और यानी हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकागोन। ये हार्मोन क्या करता है कि इस ग्लूकोज को तोड़ देता है और ब्लड में फेंकना शुरू कर देता है। ग्लूकोज को तोड़ के ब्लड के अंदर फेंकना शुरू कर देगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बराबर रहे। तो इसका मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी है एनिमल्स के लिए, स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इसे दे दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल। और ये सबसे आसान हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का ज़रिया है एनिमल्स के अंदर, और ये पानी के अंदर इनसोलुबल है, इनसोलुबल इन वाटर। और ये पानी के अंदर हल नहीं होता, इट इज़ इनसोलुबल इन वाटर। और जब आयोडीन के साथ इसे रिएक्ट करवाया जाता है तो ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, इट गिव रेड कलर विद आयोडीन। तो जब आयोडीन के साथ इसे रिएक्ट करवाया जाता है तो ये हमें देता है कौन सा कलर, रेड। उसके अलावा अगर सेलुलोज को देखा जाए तो सेलुलोज हमारे पास सिमिलरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स को अटैच किया गया है। जिसकी वजह से हमारे पास जो कंपाउंड बना है उसे हम कहेंगे सेलुलोज। तो सेलुलोज मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज भी होता है और बीटा ग्लूकोज भी होता है। जब अल्फ़ा ग्लूकोज शामिल होता है तो हमारे पास अल्फ़ा बॉन्ड बनते हैं, और अगर बीटा ग्लूकोज शामिल होगा तो बीटा बॉन्ड्स बनेंगे। और ह्यूमन के अंदर सिर्फ अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद है और अल्फ़ा बॉन्ड बनाने के लिए एंजाइम मौजूद है। बीटा को ना तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद है, ना ही इनको बनाने के लिए एंजाइम मौजूद है। इसीलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए अनडाइजेस्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर बीटा बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये हमारे लिए अनडाइजेस्टेबल है। लेकिन कुछ हर्बीवोर्स ऐसे हैं जो कि इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। हर्बीवोर्स, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं या कुछ ऐसे प्रोटिस्ट मौजूद होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे यूनिसेलुलर मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि उनके पास एंजाइम मौजूद होता है सेलुलोज को तोड़ने वाला, उसको हम कहेंगे सेलुलेज एंजाइम। वो सेलुलेज एंजाइम को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ देते हैं सिंपल फॉर्म में, यानी ग्लूकोज की सिंपल फॉर्म में तोड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी को वो हर्बीवोर जो है बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हर्बीवोर जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे, उनके अंदर जो यूनिसेलुलर मौजूद हैं उनके पास सेलुलेज एंजाइम है जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर रहा है। फिर इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हर्बीवोर्स जो है यूज़ करते हैं। और अगर आप इसका सोर्स देखें तो हमारे पास इसका सोर्स है हमारे पास प्लांट्स की जो सेल वाल है, प्लांट सेल वाल जो है वो सेलुलोज की बनी है। उसके अलावा कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, कॉटन इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। अगर ग्लाइकोजन का सोर्स देखें तो ये ज़्यादातर हमारे पास लीवर में मौजूद होता है, इसकी प्रेजेंस जो है लीवर में है, और हमारे पास मसल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है हमारे पास लीवर और मसल सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। सेलुलोज हमारे पास प्लांट सेल्स में, कॉटन इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। उसके अलावा अगर स्टार्च देखा जाए तो ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है।
उसके अलावा ये हमें कोई कलर नहीं देता आयोडीन के साथ, इट गिव नो कलर विद आयोडीन। तो आयोडीन के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाया जाए तो ये हमें कोई कलर नहीं देता। उसके अलावा अगर हम देखें काइटन को, काइटन जो है हमारे पास, ये वो पॉलीसेकेराइड है जो कि फंजाई की सेल वॉल में भी होता है और उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन में भी मौजूद होता है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इस काइटन को डाइजेस्ट करने के लिए चूँकि हमारे पास एंजाइम मौजूद नहीं है तो हम काइटन को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने की वजह से बनता है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें भी बीटा जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जब आपस में अटैच होते हैं तो वो एक ख़ास किस्म के बॉन्ड की वजह से अटैच होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो लिंकेज है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा या लिंक इनके दरमियान होगा तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मोनोसेकेराइड जो है वो मिलेंगे और डाइसेकेराइड बनाएंगे। इसका मतलब चूँकि ये बने हैं तो इसमें पानी रिलीज़ हुआ था, डिहाइड्रेशन हुई थी, या हम कह सकते हैं कंडेंसेशन होगी। लेकिन अगर हम इसके ऊपर पानी को फेंकें तो ये क्या हो जाएगी, इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। हाइड्रो यानी पानी और लाइसिस का मतलब टूट जाना। तो डाइसेकेराइड टूट जाएंगे और हमें देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो हमने कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन थी वो पढ़ी थी कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर सब्सटेंसेस डेट ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कि पानी के जरिए जब टूटेंगी, गिव अस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो जब इनको तोड़ा जाएगा ये वापस हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देंगी। सेम केस इधर है स्टार्च की, जब हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो ये हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स फ्राहम करेगा। और अगर ग्लाइकोजन को भी देखा जाए तो ये भी पॉलीसेकेराइड है, इसकी भी जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है ब्लड के अंदर फेंकता चला जाता है। काइटन जो है ये भी पॉलीसेकेराइड है, इसकी भी जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये भी हमें क्या देगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, या हम कह सकते हैं मोनोमर्स, जो कि बेसिकली मोनोसेकेराइड है। और सेलुलोज जो है इसको भी अगर तोड़ा जाए, जैसे सेलुलोज एंजाइम था हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के पास, तो वो भी क्या करते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसकी, इन मोनोसेकेराइड्स की और पॉलीसेकेराइड्स की, और हमें मोनोसेकेराइड जो है नतीजतन फ्राहम करते हैं। तो बताता है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है नेचर में वो कॉटन है, क्योंकि यानी सेलुलोज है हमारे पास। तो चूँकि प्लांट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्लांट है, ठीक है, तो इस वजह से इस दुनिया के ऊपर जो हाईली अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो नहीं मैं कहूँगा, जो हाईली अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास वो क्या है, सेलुलोज है। हाईली अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाईली अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास सेलुलोज है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से पता नहीं चलता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।